सारी कहानी आप समझ गए हैं अंग्रेजी के पेपर को देखकर भी। आपने हिंदी का देखा, गणित का देखा, अंग्रेजी का देखा और संस्कृत विषय का देखा। पूरा पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा के जो बन रहे हैं वो केवल और केवल प्रश्न बैंक से अपलोड हो रहे हैं और वहीं से आपके पेपर बन रहे हैं। अब बारी है हमारे पेपर जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो पूरा बनना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लो कि कौन से अध्याय से कितने नंबर का आ रहा है। देखिए अध्याय टोटल कितने आ रहा है वो भी देख लीजिए। समकालीन भारत भाग 2, इससे आपका संसाधन एवं विकास, वन्य जीव संसाधन, इससे 11, इससे 8 और इससे 2 और इससे आपके 4 नंबर के। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर आपके नंबर आप जोड़ सकते हैं। कितना हो रहा है? 19, 20, 21, 22, 23, 25 नंबर का टोटल आ रहा है। उसके बाद में अगला जो है भारत समकालीन विश्व भाग 2 और पूरा यहाँ पर देख सकते हैं ब्लूप्रिंट। इस प्रकार 75 नंबर का पेपर आपका बनेगा। तो यहाँ पर हम हमारे 2 सितंबर के पेपर के लिए बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं। पूरी प्रश्न बैंक को यहाँ पर हम देखेंगे, पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मोबाइल में आपको मिल जाए। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में अतिचारण भूमि क्षरण का मुख्य कारण है? तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसमें आपका एक राइट आंसर है। आप अपने हाथ में कॉपी और पेन उठाकर रखिएगा और इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वही आपको लगाना है। तो यहाँ पर आपका बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अतिचारण भूमि क्षरण का मुख्य कारण है। जल्दी से जुड़ेंगे सभी स्टूडेंट क्लास में और प्रश्न क्रमांक जो आपका सही विकल्प में पहला है इसका आंसर आपको देना है। सभी विद्यार्थियों को राइट आंसर के साथ अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते रहना है। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें आप करेक्ट आंसर लगा लेंगे महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, उस मिट्टी की पहचान करें जो लाल से भूरे रंग की होती है और प्रकृति में खारी होती है। लाल मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सी मिट्टी होगा ये बताइए जल्दी से। तो इसमें आप राइट आंसर लगाएंगे शुष्क मिट्टी। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से किस मानवीय गतिविधि से भूमि क्षरण में सबसे अधिक योगदान होता है? बताइए। वनों की कटाई, अतिचारण, खनन या अति सिंचाई। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इनमें से आपका एक ही करेक्ट आंसर है और वो हो जाएगा आपका अतिचारण। अतिचारण ऑप्शन नंबर बा के साथ हम जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन संसाधन विकास की समस्या नहीं है? इन 4 संसाधन में से बताइए कौन सा ऐसा संसाधन है जो विकास की समस्या नहीं है। कुछ व्यक्तियों के लालच को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों की कमी, कुछ हाथों में संसाधनों का संचय, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और संसाधनों का न्याय संगत वितरण। तो कौन सी समस्या नहीं है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसाधनों का न्याय संगत वितरण। अगर हम संसाधनों का क्या करेंगे, न्याय के साथ उनका वितरण कर देंगे तो उसका कोई वो हमें समस्या नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? मनुष्य है, मत्स्य जीवन है या फिर चट्टानें हैं या प्राणी जगत है। तो अजैव संसाधन कौन सा इसमें से बताना है। तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, चट्टानें। इन सब में तो क्या होता है, जीव होता है, लेकिन ये अजैव की बात कर रहा है तो चट्टानों में कोई जीव नहीं होता है, तो हम चट्टानों के साथ चले जाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? केवल आर्थिक लाभ के लिए, संतुलित पर्यावरण बनाए रखने के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, शहरीकरण के लिए। तो छठे का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संतुलित पर्यावरण बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, अवनालिका अपरदन मृदा को बनाता है।
तो अवनाली का जो अपर्दन होता है ना बच्चों, मृदा को कैसा बनाता है? कृषि के लिए अनुपयुक्त बनाता है, कृषि के लिए उपयुक्त बनाता है, चारागाह के लिए उपयुक्त बनाता है, या वनों के लिए उपयुक्त बनाता है। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों के लिए होने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। कृषि के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भूमि की ढाल, मृदा आवरण की उपस्थिति, अपवाह, जनसंख्या। तो इसमें आपका राइट आंसर जनसंख्या आप लगाएंगे। चलिए बच्चों, आगे सभी जो स्टूडेंट हमारी क्लास में जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि त्रैमासिक परीक्षा में धूम मचाने के लिए आप बिल्कुल यहाँ पर डेली वीडियोस को देखिए। पूरा A to Z मैं आपको संपूर्ण सिलेबस करवा रहा हूँ त्रैमासिक परीक्षा के अकॉर्डिंग, जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वां है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जैविक और अजैविक, निजी और सामुदायिक, संभाव्य और विकसित। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 12, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैविक संसाधन, चक्रीय संसाधन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा संभाव्य संसाधन। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में कुल निम्नकृत भूमि है। तो 133 मिलियन हेक्टेयर, 130 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 140 मिलियन हेक्टेयर, 130 मिलियन हेक्टेयर। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 133 मिलियन हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमि की ढाल, मृदा आवरण की उपस्थिति, अपवाह, जनसंख्या। तो इसका आंसर आपका जनसंख्या आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निच्छालन से बनी मृदा कहलाती है जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थली मृदा। तो निच्छालन से बनी मृदा कहलाती है, तो ये आपकी जो कहलाती है बच्चों लेटेराइट मृदा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मृदा के गठन का प्रमुख कारण क्या है? अधिक वर्षा और उच्च तापमान, न्यून वर्षा और निम्न तापमान, उच्च नमी और कम तापमान, न्यून नमी और उच्च तापमान। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक वर्षा और उच्च तापमान। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा को रेगुर भी कहा जाता है? सभी क्वेश्चन आपको जो दिख रहे हैं स्क्रीन पर बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बताइए किस मृदा को रेगुर भी कहा जाता है? काली को, लाल को, जलोढ़ को, लेटेराइट को। तो यहाँ पर आपका काली मृदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए, शुमाकर, आगाथा क्रिस्टी, रस्किन बॉन्ड या अभिजीत सेन। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शुमाकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे और क्वेश्चन क्रमांक आपका अगला है। क्वेश्चन आप अगला लगाएंगे, क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किए बिना होने वाले विकास को कहते हैं सतत पोषणीय विकास, भविष्य कहते हैं या संसाधन कहते हैं या संपार्श्विक कहते हैं? संपार्श्विक कहते हैं। क्या कहते हैं ये आपको बताना है। जल्दी से सभी बताएंगे क्या होगा आंसर। तो उसे हम कहते हैं बच्चों, बता देते हैं आप, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाता है और उनकी मात्रा और गुणवत्ता का उपयोग के लिए निर्धारण किया जाता है उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? संभावित संसाधन, स्टॉक, विकसित संसाधन या भंडार। तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा बच्चों विकसित संसाधन कहा जाता है। चलो रिक्त स्थान करवा देता हूँ। यहाँ से रिक्त स्थान आपके पेपर में आएंगे।
लौह अयस्क प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क जो है ना बच्चों, खालिस्तान में आप क्या लिखेंगे, अजैविक। अजैविक, अजैविक आपका इसमें क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अजैविक प्रकार का क्या है, संसाधन है। दूसरा, संपूर्ण उत्तरी मैदान मृदा से बना होता है। तो यहाँ पर आपका संपूर्ण उत्तरी जो मैदान होता है ना बच्चों, जलोढ़ मृदा से बना होता है। जलोढ़ आप क्या लगाएंगे, अपना आंसर लगा लेंगे, जलोढ़। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल क्षेत्रफल का 27% भू क्षेत्र है। तो यहाँ पर हो जाएगा 27% जो भू क्षेत्र है ना बच्चों, वो पठारी क्षेत्र है। खालिस्तान में क्या लिखेंगे, पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र कौन से वाले में, तीसरे वाले में। चौथा, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं संसाधन कहलाते हैं। तो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं ना बच्चों, वे अजैविक, अभी हमने बात की थी, अजैविक क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत हिस्सा मैदानी है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 43%, इसमें आप लिखेंगे 43%। अगला है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास की मात्रा मृदा में अधिक होती है। तो ये जो रहती है ना बच्चों, ये पाई जाती है काली मृदा में। ये सब कुछ सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, काली मृदा में पाया जाता है। खालिस्तान मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा काली, इसमें भी आ जाएगा आपका काली मृदा में सबसे ज़्यादा जल को धारण करने की क्षमता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में खालिस्तान प्रकार की मृदा अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जलोढ़ प्रकार की जो मृदा है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वे भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है वे गया क्षेत्र कहलाता है। तो वे कृषि योग्य क्षेत्र कहलाता है। कृषि योग्य क्षेत्र कहलाता है। चंबल बेसिन में उत्खात भूमि भी कहा जाता है। तो चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को बीहड़ भूमि, बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीहड़ भूमि भी कहा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं, सत्य असत्य देख लीजिए। यहाँ से सत्य असत्य भी आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर पहले का आप लगाएंगे। यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भी कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बच्चों यहाँ पर नहीं कहा जाता है, क्योंकि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, तो इसका आंसर आप केवल असत्य लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। तो इसमें आपका बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा आप सत्य लगाएंगे। तीसरा, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि होती है। तो तीसरे में आप आंसर लगाएंगे असत्य, नहीं होती है। जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें चौथे में आपका जो जाएगा असत्य हो जाएगा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। लेटेराइट मृदा अधिकतर घेरी तथा अम्लीय होती है। तो इसमें आप लगाएंगे अपना सत्य। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का रंग पीला होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य संसाधन है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं। तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार सत्य असत्य हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारी जोड़ी हम देखेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन, यहाँ से आपके पेपर में आएगा, प्राकृतिक संसाधन को आप मिलाएंगे, जैसे कि क्या हो जाएगा, हवा, पानी और मिट्टी। पुनर्नवीकरणीय आप मिलाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों का पुनः क्या करना, उपयोग करना। आर्थिक विकास को आप मिलाएंगे, रोजगार और जीवन की गुणवत्ता। और सामाजिक विकास को आप मिलाएंगे सांस्कृतिक विकास से। और संसाधन को आप मिलाएंगे प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित। जोड़ी नंबर अगली आपकी यहाँ रहेगी, ठीक है। जोड़ी नंबर हम दूसरी देखेंगे। आपको गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। सभी विद्यार्थी अच्छे से अपनी तैयारी को करेंगे और बेहतर
नंबर लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। चलो जोड़ी नंबर 2 देखेंगे, जैव संसाधन। तो जैव संसाधन को मिलाएंगे बच्चों आप पशुधन से, और नवीकरणीय योग्य संसाधन को आप मिलाएंगे बच्चों वन से। सामुदायिक संसाधन को आप मिलाएंगे बच्चों खेल के मैदान से, और राष्ट्रीय संसाधन को आप मिलाएंगे बच्चों रेलवे से, और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को मिलाएंगे बच्चों आप महासागरीय क्षेत्र से। ठीक है, इस प्रकार जोड़ी मिल जाएगी। एक जोड़ी और देखिए यहाँ पर, फिर एक शब्द में उत्तर बताऊंगा मैं आप लोगों को। काली मृदा, काली मृदा को आप किससे मिलाएंगे बच्चों? तो इसको मिलाएंगे आप प्रायद्वीपीय पठार, और जलोढ़ मृदा को आप मिलाएंगे उत्तरी मैदान, और लेटेराइट मृदा को आप मिलाएंगे केरल से, और मरुस्थलीय मृदा को आप मिलाएंगे बच्चों राजस्थान से, और वन मृदा को आप मिलाएंगे पर्वतीय क्षेत्र से। इस प्रकार जोड़ी मिल गई। अब मैं आपको एक शब्द में उत्तर कराऊंगा। ठीक है, पेपर बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षा का करवा रहे हैं। आपको जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, जब पेपर आप देखोगे तो वास्तव में आप मानोगे कि जो बताया, जो हमने मेहनत की, हमारी मेहनत क्या कर गई, रंग ला रही है। पूरा पेपर हमारा इसी में से बना है। लेकिन आप समझ कितना रहे हैं, पढ़ कितना रहे हैं, वो भी निर्भर करता है आपके ऊपर। पूरा पेपर आपको 23 तक यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं रियो डी जेनेरो, है ना। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो आप लिख लेना ना। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते हैं ना, वो कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जैविक, और दूसरा होता है अजैविक। ठीक है, याद रखिएगा इस बात का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो कितने प्रतिशत पर? 33% पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक वर्षा से निक्षालन की क्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है? तो बच्चों लेटेराइट मृदा का। क्या लिखेंगे आप? लेटेराइट मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, लेटेराइट मृदा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में अधिक पाई जाती है? आप सभी जानते हैं राजस्थान का नाम आता है। मरुस्थल की हम बात करेंगे, सबसे पहले राजस्थान का क्या आता है? नाम आता है। तो राजस्थान आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। भारत के कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है? तो बच्चों कितने प्रतिशत पर है? 30% पर। ठीक है, इसका आंसर 30% हो जाएगा। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा काली। जो सबसे ज़्यादा काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? बताइए, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो हम काली मृदा को रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसे हम जानते हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बच्चों? ये आपको बताना है। तो हम लिख देंगे इसमें 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो वनों की कटाई को रोकना, वनों की कटाई को रोकना, है ना। और कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तराखंड आपका क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा। सुंदरवन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आप अपना सही उत्तर इसमें लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में
कौन सा समुदाय काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं विश्नोई समाज। विश्नोई समाज काले हिरण की रक्षा के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 2 को भी आप यहाँ पर क्या करेंगे देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला है, और इस क्वेश्चन को आप देखेंगे अच्छे से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है। एक एक अध्यायवार पूरा करवा रहा हूँ। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बच्चों, लेप्चा जनजाति केरल में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आप लगाएंगे पश्चिम बंगाल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। तो ये जो पहला कानून बनाया गया था, डायरेक्ट करेक्ट आंसर हम देखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आपका आंसर होगा। भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों को कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती है? तो यहाँ पर तीसरे में जो आपका आंसर हो जाएगा वो पाई जाती है 8%। पेरियार बांध रिजर्व को संबंध किस राज्य से? देखिए पेरियार जो बांध रिजर्व है इसका संबंध किस राज्य से है ये आपको बताना है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, केरल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, और क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ओडिशा। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है? तो प्रमुख इसमें जो कारण है वो एक ही कारण है, स्थानांतरित कृषि के लिए। और निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? देखिए यहाँ पर वन पूछा जा रहा है, कैसे, वो भी स्थायी वन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश आपका आंसर होगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस सन में हुई? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी वो 1973 में हुई थी। और भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे देखेंगे, रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करना है। चलिए करते हैं। रिक्त स्थान आप देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियां निवास करती है। तो छोटा नागपुर में जो कौन सी जनजातियां निवास करती है? तो आप लिख देंगे मुंडा, संथाल, मुंडा, संथाल, उराव, ये जातियां क्या करती है? निवास करती है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र कौन सा वन है? तो सुरक्षित, सुरक्षित या हम फिर इसे आरक्षित भी कहते हैं। सुरक्षित या आरक्षित एक ही बात है। अगला है वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा 1/3, 1/3 आपका इसमें क्या होगा? आंसर होगा 1/3 आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जनजातियां के पेड़ की पूजा करती है। तो ये जो महुआ या और कदम लिख देंगे, और कदम के पेड़ की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन के बचाव के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर वनों के बचाव का क्या करता है? कार्य करता है। खाली स्थान में लिख देंगे आप वनों। आगे देखिएगा, सत्य आप देखेंगे यहाँ पर चिपको आंदोलन हिमालयी प्रदेश में चलाया गया। तो चिपको आंदोलन हिमालयी क्षेत्र में चलाया गया। तो इसमें आप क्या लिखेंगे बच्चों? सत्य। सरिस्का बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर आप क्या कर देंगे? असत्य कर देंगे, क्योंकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ है। जब मध्य प्रदेश में नहीं असत्य है तो कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी हमारे 10th के विद्यार्थी इस क्लास में जुड़े हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत और नेपाल देशों को बाघों का आवास स्थल माना जाता है। तो तीसरे में आपका जो आंसर होगा बताइए क्या होगा? बिल्कुल इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा।
और आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, तो इसमें भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप इस जोड़ी को मिलाएंगे। जोड़ी मिलाना है, गलती किसी प्रकार की होना नहीं चाहिए जोड़ी में। बीज बचाओ आंदोलन, तो ये हो जाएगा आपका 9 दाने। चिपको आंदोलन, तो इसको आप मिलाओगे वन कटाई रोकथाम। संयुक्त वन प्रबंधन, इसको आप मिलाओगे 1988। सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972। इस प्रकार जोड़ी मिल जाएगी। सेकंड जोड़ी को भी आप मिला लो, जिम कार्बेट। बताइए जिम कार्बेट को आप किससे मिलाएंगे जल्दी से। तो जिम कार्बेट को आप मिला लेंगे, ये आप मिलाएंगे उत्तराखंड। और सुंदरवन आप मिलाएंगे, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। सरिस्का राजस्थान। मानस असम। पेरियार केरल। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देना है। एक शब्द में देख लीजिए, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। बताइए आंदोलन का नाम याद आ रहा क्या? बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपका टिहरी में जो किसानों के द्वारा आंदोलन चलाया गया था, वो चलाया गया था टिहरी बांध आंदोलन। टिहरी बांध आंदोलन। टिहरी बांध आंदोलन उनके द्वारा चलाया गया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जैव संसाधनों का विनाश किसके विनाश से जुड़ा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा पारिस्थितिक संतुलन से। पारिस्थितिकी संतुलन से, ठीक है। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान कौन से पेड़ों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इमली और महुआ। इमली और महुआ। इमली और महुआ आपका क्या होगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय के कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया। तो चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको और आंदोलन ये लिखा है ना, लिख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, ये प्रश्न आएगा 2 नंबर में। ये 2 नंबर के सभी आंसर भी आपको मिलेंगे, लेकिन अभी पहले हम पूरा प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव निपटा लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का भी यहाँ से आएगा, ठीक है। 3 नंबर के भी आपके यहाँ से आएंगे, सभी आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो वहाँ से ज़रूर जुड़िएगा। ये रहेगा संसाधन से संबंधित। अध्याय नंबर 3 को हल करेंगे हम। क्या कह रहा है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। बताइए क्या जवाब होगा आपका, सभी बताइएगा जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। तो यहाँ पर 100 है, 114 है, 160 है, 175 है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 सेंटीमीटर। सेमी आपको लिखना है। भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ। तो भोपाल झील का जो निर्माण है वो किस सदी में हुआ। तो इसमें आपका 11वीं सदी आप आंसर लगाएंगे। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो हीरा जो नहाता है वो कौन सी नदी में नहाता है, महानदी में, ऐसे याद रख लेना। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो ये तो आप सभी को याद ही होगा। बताइए बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो जवाहरलाल नेहरू। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। तो सरदार कौन सी नदी में नहाएंगे बताइए। तो यहाँ पर नर्मदा नदी आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। सुपर फास्ट हम यहाँ पर पूरा प्रश्न बैंक को हल कर रहे हैं। जो भी दोस्त हमारे जुड़ते जा रहे हैं, अपने दोस्तों को भी ज़रूर आप शेयर कर दें, ताकि उनका भी अच्छे से पूरा प्रश्न बैंक का क्या हो सके, हल हो सके। यहाँ पर जल संरक्षण से संबंधित खादिन एवं जोहद किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खादिन और जोहद, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान से संबंधित ये हो जाएगा। पालर पानी कहा जाता है। तो पालर पानी किसे कहा जाता है। भूमिगत जल को, वर्षा जल को, समुद्री जल को, या नाले का पानी। तो पालर पानी जो कहा जाता है वो कहा जाता है वर्षा के पानी को। वर्षा के पानी को पालर पानी कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा यमुना। यमुना आपका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो इसमें आपका सही उत्तर आप लगा देंगे 3/4। सरदार सरोवर बांध योजना में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सम्मिलित नहीं है? देखिए, सरदार सरोवर बांध योजना में बात कर रहा है, कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपका इसमें क्या होगा? आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करने के लिए गाया जाने वाला भादु गीत किस नदी घाटी क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये हो जाएगा दामोदर नदी घाटी। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, विश्व की सर्वाधिक वर्षा में होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? मौसिन राम। मौसिन राम आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या फिर मेघालय भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही आपके हो जाएगा। यहाँ पर खालिस्तान दूसरा है, राज्य में घर की छत से वर्षा जल संग्रहण आवश्यक कर लिया जाता है, तो यहाँ पर तमिलनाडु आपका दूसरे में आ जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, दूसरे में। बांधों को परियोजना भी कहा जाता है, तो बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी क्या कहा जाता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुउद्देशीय। भागड़ा नागल परियोजना का विकास नदियों के बेसिन में किया गया है, तो यहाँ पर जो चौथा है इसका आंसर हो जाएगा सतलज व्यास। सतलज और व्यास नदियों के बेसिन में किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेघालय में नदियों व झरनों को द्वारा बने पाइपों से वर्षा जल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बांस के पाइपों। क्या होगा? बांस के पाइपों आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगला है आपका सरदार सरोवर बांध राज्य में है, तो सरदार सरोवर जो बांध है वो गुजरात में आपका आंसर हो जाएगा, गुजरात राज्य में। इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से राज्य को जीवन प्रदान करती है, तो ये करती है राजस्थान राज्य को। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान इसमें आपका आंसर होगा। सत्य फत्य आप यहाँ पर देखेंगे। पहला देखेंगे क्या कह रहा है कि इजराइल की औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। सूखा क्षेत्र का सामना अतिवर्षा वाले क्षेत्र करते हैं, असत्य, नहीं करते हैं, जिसको सूखा पड़ा है वही करेगा। भोपाल झील का निर्माण 17वीं सदी में हुआ था, तो भोपाल झील का जो निर्माण है वो 17वीं सदी में हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे इसका आंसर, तो इसमें भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि 11वीं सदी में हुआ था, 17वीं सदी में नहीं हुआ था। वर्तमान में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आप लगाएंगे उसको आप देखेंगे कि वर्तमान में भारत में कुल जो विद्युत है का लगभग प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है चौथा वाला, इसमें आप लगाएंगे सत्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में आपका रहेगा यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे। यहाँ पर जोड़ी आप मिलाएंगे, जोड़ी में गलती नहीं होना चाहिए। जैसे महाराणा प्रताप बांध चंबल नदी पर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर और नागार्जुन बांध कावेरी नदी पर। उसके बाद में नीचे वाली जोड़ी को आप मिलाएंगे, सही मिलाना है। जैसे रिहंद बांध, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सोन नदी, टिहरी बांध, गंगा नदी और इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। उसके बाद में यहाँ पर एक शब्द उत्तर, हौज खास का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पर हौज खास का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा
अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, अलाउद्दीन खिलजी, जिसका पहला जो नाम था वो क्या था, इल्तुतमिश ने, है ना, इल्तुतमिश ने पहले करवाया था, बाद में अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, है ना, लिख देना। उसके बाद विश्व में 2025 तक कितने प्रतिशत पानी की समस्या से ग्रस्त होंगे, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुमानित, है ना, अनुमानित कितने प्रतिशत, कितने व्यक्ति पूछ रहा है, कितने व्यक्ति, तो यहाँ पर लगभग 20 करोड़, 20 करोड़ आपका इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में नदी की धारा बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई वाहिकाओं के नाम लिखिए। तो इसको जो आप लिखेंगे उसे हम बोलते हैं गुल या कुल, गुल या कुल आप इसे कह सकते हैं, गुल या कुल, आपका आंसर इसमें कुल हो जाएगा। आगे आप देखेंगे, किस राज्य में हर घर में वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनाना आवश्यक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु आपका आंसर होगा। कोयला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर आपका कोयना जल विद्युत जो है वो महाराष्ट्र, आपका इसमें आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिरते हुए जल की ऊर्जा का उपयोग करके टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करने को जल विद्युत कहते हैं। सुन लीजिएगा इसको, नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं, तो नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं, तो सुनिएगा, वे स्रोत जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा लगातार नवीकृत होते रहते हैं और जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। आगे पूछ रहा है, बाढ़ किसे कहते हैं, सूखा किसे कहते हैं, बागड़ा नांगल बांध का उद्देश्य क्या था, तो ये सभी क्वेश्चन आप थोड़ा सा एक एक वाक्य में होंगे, देख लेना इनको, ठीक है। उसके बाद में इस चैप्टर से और कुछ नहीं आएगा। अब मैं आपको इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी क्लास हो चुकी है। इसके आगे के वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी की बटन को ऑल पर कीजिएगा, ठीक है। जो अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं बताए हैं, जैसे कि सूखा किसे कहते हैं, बाढ़ किसे कहते हैं, तो नॉर्मल सा है कि बाढ़ किसे कहते हैं, नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं, तो इनका आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बता ही देता हूँ, नहीं तो फिर आप कमेंट करेंगे कि नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं, वे बता दिया था ये तो मैंने। बाढ़ किसे कहते हैं, तो सुनो, जब नदी का जल स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है और पानी आसपास के निचले इलाकों में फैल जाता है, इससे जन धन की हानि होती है, उसे बाढ़ कहते हैं। सूखा किसे कहते हैं, तो सूखा किसे कहते हैं, लिख लो, जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा की कमी होती है जिससे कृषि और जल संसाधन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसे सूखा कहते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना का उद्देश्य क्या था, तो सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन ये था। और भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन यापन को आसान बनाने के लिए कौन सा मिशन चलाया, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब नेक्स्ट अध्याय में आपको मिलने वाला है अध्याय नंबर 5 का सॉल्यूशन संपूर्ण, जो भी बचा है बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो ये होगी हमारी क्लास कंप्लीट। यहाँ पर आप जितने भी दोस्त चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, और जो दोस्त हमारे पेपर देकर आ चुके हैं आप उनको एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। धन्यवाद।